हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे लिंग और जो पोर्टफोलियो से संबंधित क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। इससे पहले की जो क्लास हुई थी उसमें लिंग और आपका जो यानी जेंडर और आपका जो पोर्टफोलियो है, इन दोनों टॉपिक का जो हमने थ्योरी डिस्कस किया था, ठीक है। आई होप आपने उसको अच्छे से देख लिया होगा, समझ में आ गई होंगी चीज़ें। और इन दोनों टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। आज की क्लास को पूरा देखने के बाद आपका जो 2 से 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। इससे बाहर आपका एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ऐसे ही इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे जो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो क्लास जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शुरू से लास्ट तक देखिएगा ताकि जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं, आपको क्लियर हो जाएं। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ कि लिंग है, यानी जो लिंग है वो क्या है। सहज गुण है, सामाजिक संरचना है, जैविक संरचना है या फिर शारीरिक संरचना है। तो आप सभी को पता है कि जो लिंग है वो आपकी जैविक संरचना मानी जाती है, यानी जैविक संरचना है, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो जेंडर है ये एक अवधारणा है, यानी जेंडर कैसी अवधारणा है। डैश यहाँ पे दिया हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे फिल करना है कि जेंडर जो है एक कैसी अवधारणा है। मनोवैज्ञानिक अवधारणा है, जैविक अवधारणा है, सामाजिक अवधारणा या फिर शारीरिक अवधारणा है, ठीक है। तो जेंडर जो है एक सामाजिक अवधारणा मानी जाती है, ठीक है। तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जेंडर भूमिकाएं डैश है। जेंडर जो है वो किसकी भूमिका निभाता है या किसकी भूमिकाओं में है, ठीक है। ये कह सकते हैं कि जो जेंडर है वो भूमिकाएं डैश है। अधिग्रहित, दूसरा है जन्मजात व्यवहार, तीसरा है जैविक संरचना और चौथा अनुवांशिक निर्धारित। जो जेंडर है वो अधिग्रहित भूमिकाएं, यानी जेंडर भूमिकाएं जो है वो अधिग्रहित है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इसको ध्यान से देखते हैं कि सबसे पहले क्वेश्चन में दिया हुआ डैश शब्द का प्रयोग जैविक अंतरों के लिए होता है, जबकि डैश शब्द का प्रयोग उन विशेषताओं और स्वभावों के लिए होता है जिसे कि एक विशिष्ट संस्कृति पुरुषों और महिलाओं के लिए उपयुक्त मानती है। यहाँ पे फिल करना कि कौन सा शब्द आपका आएगा, ठीक है। पहला ऑप्शन है लिंग, यानी लिंग जो है शब्द का प्रयोग जैविक अंतरों के लिए होता है, जबकि जेंडर शब्द का प्रयोग उन विशेषताओं और स्वभावों के लिए होता है जिससे कि एक विशिष्ट संस्कृति पुरुषों और महिलाओं के लिए उपयुक्त मानती है। बिल्कुल सही, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा है कि जो लिंग है वो आपका जैविक संरचना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैविक अंतरों की बात हो रही है, जैविक की बात हो रही है, तो आपका यहाँ पे लिंग ही होगा, पहला ही ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे लिंग फिल होगा कि लिंग जो है शब्द का प्रयोग जैविक अंतरों के लिए होता है, जबकि जेंडर शब्द का प्रयोग उन विशेषताओं और स्वभावों के लिए होता है जिससे कि विशिष्ट संस्कृति पुरुषों और महिलाओं के लिए उपयुक्त मानती है। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, पिछली बार भी एग्जाम में पूछा गया था, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे एग्जाम में, ठीक है। खिलौने के रूप में गुड़िया मिलने पर शोभित की प्रतिक्रिया थी, मुझे यह खिलौना पसंद नहीं है क्योंकि लड़के गुड़ियों से नहीं खेलते, यह किसका उदाहरण है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो इसको ध्यान से देखिए कि खिलौने के रूप में गुड़िया मिलने पर, यानी जो है एक शोभित लड़का है, ठीक है, उसको गुड़िया दिया जाता है खेलने के लिए, तो वह कहता है कि मुझे यह खिलौना पसंद नहीं है क्योंकि लड़के जो है गुड़िया से नहीं खेलते। वो कहता है कि मुझे जो गुड़िया है ये पसंद नहीं क्योंकि जो लड़के होते हैं वो गुड़िया से नहीं खेलते, लड़कियां गुड़िया से खेलती हैं। तो यह किसका उदाहरण ये बताना है। जो ये कह रहा है लड़का की जो लड़कियां जो हैं, लड़के जो हैं गुड़िया से नहीं खेलते हैं, मुझे गुड़िया नहीं पसंद है, तो ये किस चीज़ का उदाहरण है। पहला ऑप्शन है जेंडर प्रासंगिकता, दूसरा है जेंडर भेदभाव, तीसरा जेंडर रूढ़िवादिता और चौथा है जेंडर स्थिरता। तो आप सभी को हमने बताया था कि जहाँ पे चीज़ें जो हैं आपको बताई जाएं और कई समय से चली आए वो चीज़ें, जो नियम जो है समाज के द्वारा लोगों द्वारा बनाए जाते हैं, जो समाज के लोगों द्वारा जो नियम बनाए जाते हैं वो क्या होते हैं, रूढ़िवादी होती है। तो ये एक रूढ़िवादी ही है। ठीक है कि जो लड़कियां हैं वो गुड़िया से खेलती, लड़के नहीं खेलते। वो उसके जो घर के पेरेंट्स या समाज के लोग जो हैं उसको ये बताए हैं, कई बार उसके माइंड में सेट कर चुके हैं कि जो लड़के होते हैं वो जो है गुड़िया नहीं खेलते, जो लड़कियां सिर्फ गुड़िया खेलती है। तो ये एक रूढ़िवादी है, ठीक है। तो ये जेंडर रूढ़िवादिता यहाँ पे दर्शाता है। ये जो है थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, क्योंकि जो
भगवान जो हैं वो तो आपको जो है मेल फीमेल बना देते हैं, लेकिन वो ये निर्धारित नहीं करते हैं कि लड़कियां ऐसा करेंगी लड़का ऐसा करेंगे। उनके लिए तो सभी बराबर होते हैं, कोई काम बटा नहीं होता है, लेकिन यहाँ समाज के लोगों द्वारा उस काम को बांट दिया जाता है। जैसे यहाँ पे खिलौना की बात हो रही है कि जो लड़का है वो कहता है कि हमें गुड़िया नहीं पसंद है, क्योंकि जो गुड़िया है वो जो है लड़कियां खेलती लड़के नहीं खेलते हैं। तो ये आपका जेंडर रूढ़िवादिता है, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक शिक्षिका यह धारणा रखती है कि लड़के अधिक बुद्धिमान और जोखिम लेने वाले होते हैं और लड़कियां आज्ञाकारी और ईमानदार होती हैं और उनके अनुसार व्यवहार करती हैं। किसका उदाहरण? यहाँ पे भी वैसे ही बात हो रही है आपकी कि जो एक टीचर है वो जो है धारणा रखती है, वो उसके पॉइंट में ये चीज़ है कि जो लड़के होते हैं वो अधिक बुद्धिमान होते हैं और वो जोखिम उठा लेते हैं, जो मतलब जो कठोर काम है जो है वो कर लेते हैं। लड़कियां जो है आज्ञाकारी और ईमानदार होती हैं और उनके अनुसार व्यवहार, जैसा जो है टीचर कहती है उनके अनुसार वो काम करती हैं, क्योंकि वो आज्ञाकारी और ईमानदार होती है। ऐसा जो है शिक्षिका एक अपना धारणा बनाई है, ठीक है। तो ये जो है किसका उदाहरण है ये बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है जेंडर पक्षपात, दूसरा जेंडर स्थिरता, तीसरा जेंडर समता और चौथा जेंडर समानता। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे लड़के और लड़कियों में कंपेयर किया जा रहा है, पक्षपात किया जा रहा है। तो इसका पहला ही ऑप्शन सही होगा, जेंडर पक्षपात, कि जो दोनों में जेंडर, जो मेल फीमेल का जो जेंडर है उसमें पक्षपात किया जा रहा है कि जो लड़के हैं वो ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, ज़्यादा जोखिम उठा लेते हैं और जो लड़कियाँ हैं वो आज्ञाकारी होती हैं, ईमानदार होती हैं और वो जो है आज्ञाकारी होती हैं, जिसकी वजह से जितने भी जो चीज़ें शिक्षिका कहती है, जो टीचर बोलती है वो करके ले आती हैं। तो यहाँ पे लड़के और लड़कियों में क्या है, पक्षपात किया जा रहा है। तो सिंपल से पहला ऑप्शन ही आपका यहाँ पे सही होगा, जेंडर पक्षपात का ये उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यवसाय के संप्रत्यय को पढ़ाते समय राधिका ने विद्यार्थियों को पुरुष और महिलाओं के गैर पारंपरिक कार्य करते हुए फ्लैग कार्ड दिखलाए। इस युक्त से उसके छात्रों में डैश, उसके छात्रों में क्या होगा ये बताना है। जेंडर रूढ़िवादिता को प्रोत्साहन मिलेगा, पहला ऑप्शन है। दूसरा है कि जेंडर रूढ़िवादिता में लचीलेपन को प्रोत्साहन मिलेगा। तीसरा ऑप्शन है कि जेंडर तारतम्यता को प्रोत्साहन मिलेगा और चौथा है कि जेंडर आधारित प्रतिमान का निर्माण होगा। तो ये दो ऑप्शन तो वैसे भी आपके गलत हैं। फर्स्ट है कि जेंडर रूढ़िवादिता को प्रोत्साहन मिलेगा, ये भी गलत है। तीसरा है कि जेंडर रूढ़िवादिता में लचीलेपन का प्रोत्साहन मिलेगा, लचीलापन जो हो रहा है दोनों में और मेल फीमेल में, उसको जो है प्रोत्साहन मिलेगा, उसका प्रोत्साहन मिलेगा। तो बी नंबर यहाँ पे आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अध्यापकों को उदाहरण देते हुए महिलाओं को नर्स व अध्यापिका दिखाने में तथा पुरुषों को डॉक्टर या पायलट दिखाने तक सीमित नहीं करना चाहिए। इससे क्या चिन्हित होता है? यानी जो अध्यापक है, जो टीचर है, क्लास में उदाहरण देते हुए महिलाओं को नर्स और अध्यापिका दिखाने में तथा पुरुषों को डॉक्टर या पायलट दिखाने तक सीमित नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब कि जो टीचर पढ़ा रहे हैं क्लास में, तो बहुत सारे वो एग्जाम्पल देते हैं कि जो महिलाएं हैं वो नर्स बन सकती हैं, टीचर बन सकती हैं और जो पुरुष है वो डॉक्टर बन सकते हैं, पायलट बन सकते हैं। इन चीज़ों को वो उदाहरण देते हैं। तो ये जो उदाहरण है वो नहीं देने चाहिए। ये जो है क्या चिन्हित करता है या इससे क्या चिन्हित होता है ये बताना है। पहला है जेंडर सशक्तिकरण, तो ये तो वैसे भी नहीं होता। दूसरा कि जेंडर रूढ़िवादिता, बिल्कुल सही। ये जो दर्शाता है, ये जो चिन्हित करता है वो जेंडर रूढ़िवादिता को जो है दर्शाता, क्योंकि यहाँ पे वो निर्धारित कर देती है कि जो महिलाएं हैं वो नर्स ही बनेंगी, टीचर ही बनेंगी और जो पुरुष है वो डॉक्टर या पायलट ही बनेंगे। तो ये रूढ़िवादिता दर्शाता है। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्रिकेट पर वार्तालाप के दौरान एक अध्यापक अधिकांशतः लड़कों से सवाल पूछ रहा है और लड़कियों से नहीं। अध्यापक यह क्रिया किसका उदाहरण है? यानी क्रिकेट के पर चर्चा हो रही है, ठीक है, और अध्यापक जो है लड़कियों से क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, लड़कों से पूछ रहा है, क्योंकि वो एक दिमाग में रखा हुआ है, उसके माइंड में ये है कि जो लड़के होते हैं उन्हीं का इंटरेस्ट क्रिकेट में है, लड़कियों का नहीं है, ठीक है। तो वो सिर्फ लड़कों से ही क्वेश्चन पूछ रहा है, उन्हीं से जो है चर्चाएं कर रहा है, लड़कियों से नहीं पूछ रहा है, लड़कियों से कोई भी क्वेश्चन नहीं कर रहा है। तो ये जो क्रिया हो रही है वो किसका उदाहरण है ये बताना है। तो सिंपल सी बात है कि ये जो है जेंडर पक्षपात की बात हो रही है, क्योंकि वो जो है सिर्फ लड़कों पर ध्यान दे रहा है, लड़कों से क्वेश्चन पूछ रहा है, लड़कियों से नहीं पूछ रहा, क्योंकि उसके दिमाग में ये है कि सिर्फ लड़के ही क्रिकेट पर जो है ध्यान देते हैं, क्रिकेट पर इंटरेस्ट रखते हैं, लड़कियां नहीं रखती हैं। तो इसका सेकंड ऑप्शन ही यहाँ पे सही होगा, जेंडर पक्षपात। जेंडर पक्षपात के जो क्वेश्चन है वो आपको ऐसे ही मिलेंगे, मतलब मेल फीमेल में आपका कंपेरिजन मिलेगा, पक्षपात किया जाएगा। तो सिंपल से आप समझ जाएं कि वहां पे जेंडर पक्षपात हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि एक शिक्षक हमेशा लड़कों को फर्नीचर संबंधित कार्य करने के लिए कहता है और लड़कियों को कक्षा को साफ सुथरा रखने के लिए कहता है। यह धारणा उपयुक्त नहीं है क्योंकि यह डैश का उदाहरण है। ठीक है, यानी एक जो टीचर है वो लड़कों को हमेशा फर्नीचर संबंधी यानी क्लास में उसने कह दिया कि आप टेबल ले आओ और चेयर ले आओ। ठीक है, जो भारी और फर्नीचर वाले काम है वो जो है लड़कों से करवाता है और लड़कियों को कहता है कि आपका काम है आपका जो है रूम की सफाई करिए, क्लास की सफाई करिए। मतलब इस टाइप जो लड़कियां हैं उनको मजबूत नहीं समझते, उनको समझते वो जो है बड़े और भारी काम नहीं कर पाएंगे, तो वो सिंपल से काम लड़कियों से करवाता है। जो वजन काम है, जो भारी काम है, ठीक है, वो लड़कों से कराता है। तो ये जो काम हो रहा है क्लास में, ये क्या है, ये किस चीज़ का उदाहरण है, ये बताना है। पहला जेंडर रूढ़िवादिता, दूसरा जेंडर पहचान, तीसरा जेंडर स्थिरता और चौथा जेंडर समानता। तो ये तीन ऑप्शन आपके किसी भी हाल में नहीं होंगे। आपका जेंडर रूढ़िवादिता हो रहा है क्योंकि उसके माइंड में ये चीज़ है कि जो लड़कियां हैं वो कमज़ोर होती है, लड़के जो हैं वो मजबूत होते हैं। ठीक है, स्ट्रांग होते हैं। तो ये पहला ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे कि लड़कों को उपहार में खेलने के लिए हमेशा कार और यांत्रिक खिलौने दिए जाते हैं और लड़कियों को गुड़िया व चित्रकारी के संसाधन दिए जाते हैं। यह अनुपयुक्त प्रथा क्या दर्शाती है? जैसे होता है ना कि हम सबके घरों में होता है या समाज में देखने को मिलता है कि अगर किसी का बर्थडे यानी कि अगर लड़के का बर्थडे है वहाँ पे, तो ये सोचा जाता है कि लड़के को कार दिया जाए या फिर कोई इलेक्ट्रिक सामान दिया जाए, इलेक्ट्रिक खिलौने दिए जाए। और लड़कियों का अगर किसी भी लड़की का जो है बर्थडे है वहाँ पे तो गुड़िया दिया जाता है या फिर टेडी बियर दिया जाता है या फिर उस टाइप के सामान दिए जाते हैं ना कि ये लड़कियाँ खेलेंगी, लड़के तो खेलेगा नहीं, लड़का तो है नहीं तो लड़की है, तो इस टाइप के सामान दे। तो ये इस तरह के जो है कार्य जो है हमारे समाज में देखने को मिलते हैं। तो ये जो अनुपयुक्त प्रथा है वो क्या दर्शाती है? ठीक है, एक तरह के इस तरीके से हम प्रथा ही कह सकते हैं क्योंकि हमेशा हर कोई ऐसा ही करता है कि अगर लड़की का बर्थडे है तो लड़कियों के तरीके के सामान दिए जाते हैं, लड़कों का बर्थडे है तो लड़कों के तरीके के सामान दिए जाते हैं। ऐसा नहीं देखने को मिलता है कि अगर लड़की है तो उसको इलेक्ट्रिक सामान दे दिए जाते हैं या कार या जो है बड़े सामान उस टाइप के दे दिए जाते हैं। ऐसा नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, आप सब देखते भी होंगे। तो ये जो चीज़ें चली आ रही हैं, जो प्रथा चली आ रही है, तो किस चीज़ का उदाहरण है ये बताना है। पहला है जेंडर स्थिरता, दूसरा जेंडर समानता, तीसरा जेंडर पक्षपात। ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन है जेंडर सशक्तिकरण। तो सिंपल सी बात है कि दोनों जेंडर में पक्षपात किया जा रहा है, तो इसका सी ऑप्शन ही सही होगा क्योंकि लड़की और लड़के में अंतर किया जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लड़की है तो हमें जो है लड़कियों के तरीके के सामान ही दिए जाने चाहिए और जो लड़का है तो वहाँ पे लड़के के तरीके के यानी जो इलेक्ट्रिक सामान है या कार मोटर इस तरीके के दिए जाने चाहिए। ऐसा नहीं है, लड़कियाँ भी जो है आज के टाइम पे हर क्षेत्र में अपना जो है योगदान दे रही हैं। लड़कों से कहीं ना कहीं वो आगे जा रही हैं, कंधे से कंधे मिला के चल रही हैं, तो हर एरिया में वो काम कर रही हैं, हर क्षेत्र में काम कर रही हैं। ऐसा अब नहीं देखने को मिलता, पहले के टाइम में देखने को मिलता था। तो ये जो चीज़ें यहाँ पे दर्शा रही है वो आपका जेंडर पक्षपात दर्शा रही है और जहाँ पे ये चीज़ें हो रही हैं वो जेंडर पक्षपात हो रहा है। ठीक, उन दोनों के बीच में, मेल और फीमेल के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लड़कियों को गुलाबी कपड़ों और गुड़ियों से जोड़ा जाता है और लड़कों को नीले कपड़ों एवं कारों से जोड़ा जाता है। यह क्या दर्शाता है? ये हमारे समाज में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है कि अगर किसी भी लड़के को अगर गुलाबी कलर का या पिंक कलर का कोई शर्ट या फिर कोई कपड़ा हम अगर गिफ्ट में देते हैं तो ये होता है कि आप लड़कियों का कलर लेके आएँ, क्योंकि गुलाबी को जो है यानी जो पिंक कलर है उसको जो है लड़कियों का कलर माना जाता है। ये जो हमारे समाज में धारणा फैली हुई है कि जो पिंक है वो सिर्फ लड़कियां ही पहनती, लड़के नहीं पहनते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि लड़कियों को गुलाबी कपड़ों और गुड़ियों से जोड़ा जाता है, यानी ये कहा जाता है कि लड़कियां जो हैं वो गुड़ियों से खेलती हैं और जो लड़के हैं वो नीले कपड़े हैं पहनते हैं और जो है उनको जो है कारों का बहुत शौक होता है, ये कार से खेलते हैं। तो यहाँ पे जो है उनको कार से जोड़ा जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये क्या दर्शाती हैं ये बताना है। पहला जेंडर निरंतरता, जेंडर सशक्तिकरण, जेंडर विविधता, जेंडर रूढ़िवादिता। बिल्कुल सही है, जेंडर रूढ़िवादिता दर्शाता है। तो डी नंबर आपका यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 साल के राहुल को एक गुड़िया उपहार में मिलने पर वह बोला मैं इसका क्या करूँगा, लड़के गुड़ियों से नहीं खेलते। यह क्या दर्शाता है? इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट हम यूँ कहें कि इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, अलग से कोई क्वेश्चन आपको जेंडर से नहीं देखने को मिलेगा। बहुत ही ईजी है, आप बस सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको आसानी से सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है,
तो जो है 4 साल का एक राहुल है, वो उसको जो है गिफ्ट में गुड़िया मिलता है, तो वो सिंपल सा बोल देता है कि मैं इसको क्या करूँगा। लड़के जो है गुड़ियों से नहीं खेलते, लड़कियां खेलती हैं। तो ये क्या दर्शाता है, सिंपल सी बात है कि जेंडर रूढ़िवादिता दर्शाता है, क्योंकि वो जो है समाज में जो कुरीतियाँ फैली हुई हैं, जो प्रथाएं चली आ रही हैं, वो सुनता है और सुनने के बाद वो जो है वैसे ही रिएक्ट वो भी करता है। ठीक है, जैसे वो देख रहा है वैसे रिएक्ट करता है। अगर उसके समाज में उसके पेरेंट्स के द्वारा जो है एक माहौल बनाया जाए कि जो लड़कियां हैं और जो लड़के हैं वो बराबर होते हैं, लड़कियां भी जो है कारों से खेल सकती हैं, इलेक्ट्रिक सामान से खेल सकते हैं, और लड़के भी गुड़ियों से खेल सकते हैं, तो उसके माइंड में चीज़ें जो है दूर हो जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं देखने को मिलता, समाज में ये भ्रांति फैली हुई है अभी भी कि जो लड़कियां हैं वो ऐसा करेंगी, जो लड़के हैं वो ऐसा करेंगे। ठीक है, तो ये जेंडर रूढ़िवादिता, क्योंकि ये काफ़ी समय से चली आई है हमारे समाज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लड़की की तरह ना रो तुम लड़के हो, पिता के द्वारा पुत्र को कहा गया यह वाक्य क्या दर्शाता है। इस टाइप के भी एग्जाम में देखने को मिलते हैं, सेम टू सेम आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा कि लड़की की तरह क्यों रोते हो, तुम तो लड़के हो, ये ऐसा पिता बोलते हैं। तो ये जो पिता द्वारा पुत्र को कहा गया यह वाक्य है, ये क्या दर्शाता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि ये जो है आपका जेंडर रूढ़िवादिता कहलाता है। यानी रूढ़िवादी आपकी समाज में फैली हुई है कि जो लड़के हैं वो बहुत मजबूत होते हैं, बहुत स्ट्रांग होते हैं, ये रोते नहीं, सिर्फ लड़कियां ही रोती हैं। तो ये रूढ़िवादिता है, तो बी नंबर आपका यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लैंगिक भेदभाव को कम करने का प्रभावी तरीका हो सकता है, यानी लैंगिक जो भेदभाव हो रहे हैं हमारे समाज में उसको कम करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या हो सकता है, किस तरीके से हम इस ये जो लैंगिक भेदभाव है उसको कम कर सकते हैं। पहला है एकल लिंगी विद्यालयों का महिला एवं पुरुष दोनों शिक्षकों सहित संचालन। दूसरा है सह शिक्षा विद्यालयों का पुरुष एवं महिला शिक्षकों सहित संचालन। तीसरा है सह शिक्षा विद्यालयों का केवल महिला शिक्षक सहित संचालन। और चौथा है एकल लिंगी विद्यालयों का केवल महिला शिक्षक सहित संचालन। तो यहाँ पे केवल आपका यूज हो गया है, तो ये तो वैसे भी आपका गलत है, क्योंकि केवल यहाँ है तो यहाँ पे आपका पक्षपात हो रहा है, सिर्फ केवल महिला हो गया। तो ये आपका 2 ऑप्शन तो आपका ऑलरेडी गलत है। अब बी नंबर देखते हैं कि सह शिक्षा विद्यालयों का पुरुष एवं महिला शिक्षकों सहित संचालन, यानी जो साथ शिक्षा यानी कि एक साथ शिक्षा प्रदान करने वाले जो विद्यालय हैं उसमें पुरुष और महिला दोनों शिक्षकों द्वारा संचालन करना क्या होता है जो है ये। अगर हम कोई भी विद्यालय है वहाँ पे सिर्फ शिक्षक यानी जो एक मेल टीचर है वो संचालन कर रहा है तो वो आपका जो है पक्षपात हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जहाँ पे पुरुष और महिला दोनों जो है संचालित कर रहे हैं विद्यालयों को, तो वो जो है आप लैंगिक जो भेदभाव है उसको जो है कम करने का प्रभावशाली तरीका है। तो बी नंबर ही आप यहाँ पे आपका सही होगा। और ये फर्स्ट ऑप्शन आपका ये क्यों गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे एकल लिंग की बात हो रही, एक लिंग की बात हो रही, तो यहाँ पे ये भी आपका गलत होगा। बी नंबर यहाँ पे आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कक्षा में शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार जेंडर को डैश करते हैं, यह सीखने के वातावरण डैश, यानी जो कक्षा है उसमें शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार जेंडर को डैश करते हैं या सीखने के वातावरण डैश। ठीक है, ये बताना है। पहला है व्याख्यायित पर कोई प्रभाव नहीं डालता। दूसरा निर्मित पर प्रभाव डालता है। तीसरा रूपांतरित को क्षुब्ध करता है। चौथा परिभाषित को कम प्रभावी बनाता है। तो यहाँ पे जो सही होगा वो सही होगा कि कक्ष में शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार जेंडर को निर्मित करते हैं, यानी जेंडर को निर्मित करते हैं। जो शिक्षक हैं वो शिक्षक और विद्यार्थी जो है वो जेंडर को निर्मित करते हैं या सीखने के वातावरण पर प्रभाव डालता है। ठीक है, जो जेंडर है उसको जो निर्मित करते हैं वो जो है सीखने के वातावरण पर क्या करता है, प्रभाव डालता है। तो बी नंबर ही यहाँ पे आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समानता आदमी दिमाग से सोचते हैं और महिलाएं अपने हृदय से सोचते हैं, यह कथन दर्शाता है। सिंपल सी बात है, बहुत ज़्यादा सुनने में आता है कि जो आदमी हैं उनका दिमाग ज़्यादा होता है, जो लड़कियां हैं उनका दिमाग कम होता है, वो अपने दिमाग का कम यूज़ करती हैं, लड़के ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, और जो आदमी हैं वो अपने दिमाग से सोचते हैं और जो महिलाएं हैं वो अपने दिल से हृदय से सोचती हैं। यह कथन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है। तो ये जो कथन है ये क्या दर्शाता है ये बताना है। पहला है लैंगिक विभेदीकरण, दूसरा लैंगिक रूढ़िवाद, तीसरा दोनों लिंगों के बीच आनुवांशिक भेद और चौथा लैंगिक स्थिरता।
तो ये दो ऑप्शन गलत है आपका। लैंगिक विभेदीकरण भी गलत है, लैंगिक रूढ़िवाद ही यहाँ पे सही होगा, क्योंकि सिंपल सी बात है ये जो है कई वर्षों से, कई पीढ़ी दर पीढ़ी चली आई है कि जो आदमी होते हैं उनका दिमाग बहुत ज़्यादा चलता है, बहुत तेज़ होता है, वो अपने दिमाग से काम करते हैं, दिमाग से सोचते हैं। जो महिलाएं हैं वो अपने दिल की सुनती हैं, अपने हृदय से जो है सोचती हैं। ये बहुत ज़्यादा जो है सदियों से चला आ रहा है, लोग ऐसा कहते हैं। तो ये क्या हो गया आपका, रूढ़िवाद हो गया। तो बी नंबर आपका यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पोर्टफोलियो से। पोर्टफोलियो से भी आपके 2 नंबर कंफर्म पूछे जाते हैं, ठीक है। ज़्यादातर एग्जाम में 2 नंबर, नहीं तो आपका 1 नंबर तो यहाँ पे कंफर्म ही है कि पोर्टफोलियो से 1 नंबर आपका पूछा ही जाएगा, ठीक है। तो इसको भी ध्यान से देखिए कि विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय डैश का डैश जरूर होना चाहिए। यानी विद्यार्थियों को जब पोर्टफोलियो बनाया जाता है उसके लिए जो सामग्री का चयन किया जाता है उसमें किस का चीज़ का जो है जरूर, कौन सी चीज़ें जो है जरूर होनी चाहिए। यहाँ पे डैश यहाँ पे फिल करना कि कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों समावेशन, दूसरा है अभिभावकों समावेशन, तीसरा विद्यार्थियों और बहिष्करण, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे दिया है कि विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय विद्यार्थियों का, क्योंकि यहाँ पे विद्यार्थियों की बात हो रही है तो विद्यार्थियों का समावेशन जरूर होना चाहिए, बिल्कुल सही है। यहाँ पे पहला ही ऑप्शन सही होगा कि विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय विद्यार्थियों का समावेशन जरूर होना चाहिए। भाई जाहिर सी बात है कि बच्चे का जो पोर्टफोलियो बनाया जा रहा है, विद्यार्थी का बनाया जा रहा है, तो विद्यार्थी का जो है समावेशन जरूर होना चाहिए। तो पहला ही ऑप्शन सही होगा, क्योंकि पोर्टफोलियो बच्चे का ही बनाया जाता है, विद्यार्थी का ही बनाया जाता है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट है कि बच्चों को भाषाई क्षमता की क्रमिक प्रगति के बारे में सबसे अधिक क्या मदद करता है। बच्चों की जो भाषाई क्षमता है उसकी क्रमिक प्रगति के बारे में सबसे अधिक क्या मदद करता है। जांच सूची, लिखित परीक्षा, अवलोकन या फिर पोर्टफोलियो। तो सिंपल सी बात है कि जो है यहाँ पे पोर्टफोलियो की बात हो रही है, ठीक है। और उसके क्रमिक प्रगति के बारे में क्या मदद करता है, पोर्टफोलियो, क्योंकि बच्चे का जब पोर्टफोलियो बनाया जाता है तो वो जो है काफ़ी हेल्प करती है बच्चे के बारे में जानने में, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्ययों का बनते रहना एक डैश प्रक्रिया है। जो प्रत्ययों का बनते रहना एक डैश प्रक्रिया, यानी कैसी प्रक्रिया है ये बताना है। पहला है विषम, दूसरा अनियमित, तीसरा सामयिक और चौथा संचयी। तो प्रत्ययों का बनते रहना एक संचयी प्रक्रिया है, आपका फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चे का आकलन करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है। प्राइमरी लेवल पर जो बच्चे का आकलन किया जाता है उसके लिए सबसे जो अच्छा तरीका होता है वो क्या होता है, गृह कार्य देना, योगात्मक कार्य या फिर पोर्टफोलियो, या इनमें से कोई नहीं। तो सिंपल सी बात है, किसी भी बच्चे का जो है प्राइमरी लेवल में जो है उसका जो आकलन करने का जो तरीका होता है, अगर उसको जो है उसके बारे में जानना है तो उसका जो है पोर्टफोलियो उठा के पढ़ लिया जाए तो उसके बारे में हम अच्छे से समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तो पोर्टफोलियो थर्ड नंबर आपका सही होगा, सबसे अच्छा तरीका होता है बच्चे के आकलन के लिए। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा। तो ये सारे क्वेश्चन हैं जो कि पोर्टफोलियो से पूछे जाते हैं। ऐसे ही आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसी टाइप के, अलग से आपके कोई क्वेश्चन नहीं बनाए जाते हैं। तो जो है ये सारे क्वेश्चन आपके लिंग यानी जेंडर और पोर्टफोलियो से कंप्लीट हो गए हैं। अगर आप इसको पूरा डिटेल में देख लेते हैं, आपका जो थ्योरी हमने कराया है वो भी और क्वेश्चन आंसर, तो आपके 2 से 4 नंबर आपके कहीं नहीं जाने वाले, बहुत आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है। क्योंकि जो टॉपिक है बहुत ही ईजी होने वाला है या बहुत ही ईजी है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करी हमने। आई होप कि आप सबको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।